हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। दोस्तों, हमने कल एक होमवर्क प्रश्न दिया था जिसका आप में से कई दोस्तों ने बहुत सही आंसर दिया है। कल का आपका प्रश्न था दोस्तों, आप भला तो जग भला में सर्वनाम का भेद बताइए। तो इसका उत्तर था दोस्तों आपका, इसमें था आपका निजवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनामिक शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम स्वयं के लिए करते हैं, ठीक है, जिससे हमें स्वयं का बोध होता है, जिनका इस्तेमाल हम स्वयं स्वयं के अर्थ में जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, तो वह आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। इस सेंटेंस की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस सेंटेंस में देखेंगे आप भला तो जग भला का अर्थ क्या होता है? आप भला, जब आप स्वयं भले हो तो आपके लिए क्या होता है? जग भी भला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो ये शब्द है सर्वनाम का, यह स्वयं का बोध करा रहा है, स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, मढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ जनपद में आपका मढ़ का सूर्य मंदिर है। और उत्तराखंड में जैसे हम अन्य सूर्य मंदिरों की बात करें तो पलेठी का सूर्य मंदिर हम देखते हैं। पलेठी का सूर्य मंदिर यह है दोस्तों आपका हिंडोला खाल टिहरी में। और हम देखते हैं दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर यह आपका अल्मोड़ा जनपद में है। और बात करते हैं हम जैसे कुलसारी सूर्य मंदिर की, ये दोस्तों आपका चमोली जनपद में है। तो ये सारे आपके सूर्य मंदिर हैं, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कनिष्क प्रथम जो कुषाण शासक था कनिष्क, उसके नाणक स्वर्ण मुद्राएं उत्तराखंड में कहाँ से मिली हैं? तो ये मिली हैं दोस्तों आपका काशीपुर से, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कालसी जिसका हम इतिहास में युगशैल नाम से भी वर्णन देखते हैं, कालसी या फिर युगशैल का वार्षगण्य गोत्रीय वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका दोस्तों पौण, ठीक है। पौण नामक राजा ने कालसी के समीप वार्षगण्य गोत्रीय वंश स्थापित किया था, यह उसका संस्थापक था, ठीक है। और हम इसी गोत्रीय वंश में देखते हैं एक बहुत प्रतापी राजा थे शीलवर्मन। और ये जो शीलवर्मन थे यह इसी पौण नामक जो व्यक्ति है इसकी 6ठी पीढ़ी में पैदा हुआ था, ठीक है, शीलवर्मन जो राजा था। और ये काफी प्रतापी राजा था। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे यमुना तट पर। 4 अश्वमेध यज्ञ अपने आप में बहुत अहम माने जाते थे। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो भी इन्हीं ने कराया था, शीलवर्मन ने। और इसका साक्ष्य हमें मिलता है जगत ग्राम बाड़वाला से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, गोत्रीय वंश का संस्थापक कौन था? पौण था। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में कर्तृपुर राज्य को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों आपका शक या फिर शकपति, ठीक है। विशाख दत्त की एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें कर्तृपुर, इसको हम कार्तिकेयपुर भी पढ़ते हैं ना, कार्तिकेयपुर का ही एक नाम पढ़ते हैं हम, कर्तृपुर। इसका वर्णन हम देखते हैं इस पुस्तक में शकपति नाम से मिलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सबसे कम ऐसी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम ऐसी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका दोस्तों चंपावत। और यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला किसका है, मतलब कौन सा है, ऐसी की हम बात करते हैं, सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो वह है दोस्तों आपका हरिद्वार। हरिद्वार में सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या मिलती है और सबसे कम ऐसी जनसंख्या के लोग चंपावत में हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जौनसारी समाज में डिगुबा व झगा क्या है? तो ये है दोस्तों आपका परिधान। डिगुबा और झगा क्या है दोस्तों? परिधान है। और जो डिगुबा है दोस्तों ये ऊनी टोपी है पुरुषों की, और जो झगा है ये है कुर्ती कमीज है महिलाओं की, ठीक है।
कुर्ती कमीज महिलाओं की है, जो इसी को झगा कहते हैं जौनसारी लोग। और जो ऊनी टोपी होती है जो पुरुषों की, जो सर्दियों में पुरुष वहाँ पे पहनते हैं, उसको डिगोबा कहते हैं। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, वीर केसरी का जन्म कब हुआ? दोस्तों वीर केसरी का जन्म हुआ आपका 1 नवंबर 1920 को चक्राता में। ठीक है दोस्तों, वीर केसरी इन्हें 3 मई 1945 को महज 24 वर्ष की आयु में ही फांसी पर लटका दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। और अंग्रेजों को लगता है कि जो वीर केसरी हैं यह किसी साजिश में शामिल हैं अंग्रेजों के खिलाफ। बस सिर्फ इतना ही आरोप रहता है इन पे और इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। और इसी 3 मई इनकी शहादत के दिवस पर ही चक्राता में शहीद वीर केसरी मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश के हवाई अड्डों में सबसे छोटा रनवे किस हवाई अड्डे का है? तो ये है दोस्तों आपका चिन्यालीसैंण हवाई अड्डे का, जो कि आपका कौन से जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में आपका चिन्यालीसैंण हवाई अड्डा है, जो कि जिसका सबसे छोटा रनवे है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देहरादून से देश के विभिन्न स्थानों के लिए संचालित होने वाली ट्रेनों में से एक जनशताब्दी एक्सप्रेस को कब अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र ISO 900-2000 प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ दोस्तों नवंबर 2004 में। और जो दून रेलवे स्टेशन है इसको ये ISO प्रमाण पत्र मिला 2003 में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई? तो ये हुई दोस्तों आपका 29 जनवरी 2008 को। देखिए दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, हम इसे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, अब थोड़ा इसे देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारे ऊर्जा के भंडार हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं, जिन्हें हम परंपरागत स्रोत कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, जो दोस्तों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं ये सीमित हैं, इनका जो भंडार है ये सीमित है। एक सेकेंड। सीमित भंडार है इनका, जिसमें आपका कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल इत्यादि आता है, जो ये बहुत सीमित है। जीवाश्म ईंधन, ये सब हमारे पास जो भंडार हैं वो सीमित भंडार हैं। पर अगर हम बात करें पवन ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की और भूतापीय ऊर्जा की, तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा इनका फ्यूचर रहने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ना सौर ऊर्जा की, तो जब तक सूरज रहेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इनका भंडार सीमित है। और अगर हमने सूझबूझ से इसका उपयोग नहीं किया तो बहुत जल्द इसके जो भंडार है ना, जो परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के, इनके जो भंडार हैं ये बहुत जल्द सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारी सरकार है वह इस पर खास ध्यान दे रही है। जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं इन पर ध्यान दे रही है खास इनके विकास में। और इसीलिए हम अपने आसपास, आप क्या पता आप देख भी रहे होंगे कि सोलर प्लांट लग रहे हैं बड़े बड़े, हमारे यहाँ पे भी लग रहे हैं, थोड़ा बहुत देखी मैंने। तो उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं उनका जो भंडारण है वो बहुत सीमित भंडारण है। और जो नवीकरणीय का अर्थ है दोस्तों, जो मतलब फिर से मतलब हम जिसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो एकदम से जल्दी ख़त्म नहीं होगा। जब तक पृथ्वी है, जब तक हमारे पास सूरज है, तब तक वो चीज़ें हमें मिलती रहेंगी। उसमें जैसे हम देखते हैं सौर ऊर्जा है हमारा, पवन ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा है, और हाइड्रोजन को हम एक बहुत अच्छा ईंधन मान रहे हैं भविष्य का। तो इनके विकास में सरकार खास ध्यान दे रही है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा हुई आपकी 29 जनवरी 2008 को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर है आपका 38.39%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में 38.39% ही आपका कार्यशील जनसंख्या है, और जो बाकी का परसेंट है वो डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो निर्भरता वाला प्रतिशत है। तो जो मेन कार्यशील जनसंख्या है वह ये है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आईआईटी रुड़की का कौन सा स्थान रहा? ठीक है, आईआईटी रुड़की ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया दोस्तों इसने 8वां। ठीक है, उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की, तो इसको मिला है 8वां। और जो टॉप किया है वो है आपके आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। जो हमारा ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ये जारी कौन करता है दोस्तों? ये करता है हमारा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय प्रति वर्ष जो हमारे आईआईटीज हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे ये रैंकिंग फ्रेमवर्क निकाली जाती है। और जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वे आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। देखिए आपका एक करंट का क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को भी, कि आईआईटी रुड़की को कौन सा स्थान मिला है? 8वां। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मैंने आज थोड़ा सा अपने काम के पैटर्न में चेंजेस किए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं जिसमें से आपको स्वयं को ही आंसर देना है, क्योंकि रिवीजन आपका चल रहा है अभी। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगी, आपको नीचे कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, किस कुमाऊं कमिश्नर के समय ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका लुशिंगटन, दूसरा है आपका बेटन, तीसरा है आपका गोबान और चौथा है आपका रैमजे। आपको आंसर बताना है कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कि इनमें से किसके समय में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, जब ये स्थानांतरित किया गया तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका लुशिंगटन। ठीक है दोस्तों, जो मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था, यह स्थानांतरित किया गया था आपका 1839-40 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? लुशिंगटन था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, रवाई कांड व श्रीदेव सुमन जी के शहीद होने की अप्रिय घटनाएं किस टिहरी नरेश के समय घटी? फिर से देखेंगे प्रश्न को, रवाई कांड व श्रीदेव सुमन जी के शहीद होने की अप्रिय घटनाएं किस टिहरी नरेश के समय घटी? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका मानवेंद्र शाह, दूसरा है आपका नरेंद्र शाह, तीसरा है आपका कीर्ति शाह व चौथा है आपका सुदर्शन शाह। तो जो रवाई कांड है और जो श्रीदेव सुमन जब शहीद हुए तो वह उस समय शासन चल रहा था नरेंद्र शाह का। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र शाह का उस समय शासन चल रहा था। जब हम बात करते हैं रवाई कांड की, एक सेकेंड, हाँ, जब हम बात करते हैं दोस्तों रवाई कांड की, तो ये घटित हुआ आपका 30 मई 1930 को। ठीक है, 30 मई 1930 को। और जो श्रीदेव सुमन जी शहीद हुए थे, ये हुए थे दोस्तों आपके 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को। ध्यान रखेंगे ये जो घटनाएं हैं ये घटित हुई थी नरेंद्र शाह के समय। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न शासकों में से कौन सा पंवार शासक अकबर के समकालीन नहीं था? ठीक है, 3 में से
इनमें से 3 ऐसे शासक हैं जो कि अकबर के समकालीन थे और एक शासक ऐसा है जो अकबर के समकालीन नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन है सहजपाल, दूसरा है आपका बलभद्र शाह, तीसरा है आपका मान शाह और चौथा है आपका शाम शाह। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका शाम शाह। शाम शाह अकबर के समकालीन नहीं थे, जबकि सहजपाल, बलभद्र शाह और मानशाह ये 3 पंवार शासक अकबर के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में होम रूल लीग की शुरुआत में कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था? आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों मोहन जोशी, दूसरा है आपका मतलब ये विक्टर मोहन जोशी हैं। ठीक है दोस्तों, विक्टर मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी। दूसरा ऑप्शन है आपका बद्रीदत्त पांडे, तीसरा चिरंजी लाल और चौथा है आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड में होम रूल लीग की शुरुआत की थी 1914 में, वह उसमें ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल व कुछ अन्य प्रमुख नेता भी थे। तो ध्यान रखेंगे उसमें अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका, हिमालय सेवा संघ की स्थापना कब की गई? रुकिए एक सेकेंड। हाँ, हिमालय सेवा संघ की स्थापना कब की गई? आपका ऑप्शन है दोस्तों, पहला है आपका ऑप्शन 1937 में, दूसरा है 1938 में, तीसरा ऑप्शन है 1939 में और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका 1940 में। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। 1938 में दोस्तों श्रीदेव सुमन द्वारा गढ़देश सेवा संघ नाम से यह स्थापित किया गया था दिल्ली में, और बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1938 में कौन स्थापित करता है इसे? श्रीदेव सुमन। और किस नाम से स्थापित करते हैं? गढ़देश सेवा संघ। ठीक है, गढ़देश सेवा संघ। और देखिए दोस्तों, इसको स्थापित करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका पृथक राज्य का प्रस्ताव रखना। ठीक है, पृथक राज्य हेतु बनता है, मतलब ये पृथक राज्य की मांग हेतु। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों तोता कृष्ण गैरोला, दूसरा ऑप्शन है दया कृष्ण पांडे, तीसरा ऑप्शन है आपका जसवंत सिंह और चौथा है आपका डी पंत। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका दया कृष्ण पांडे। दया कृष्ण पांडे जी के नेतृत्व में ही, उनकी अध्यक्षता में ही 1967 में रामनगर में जो पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे आपके दया कृष्ण पांडे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हिमालय की तीनों श्रेणियों में से जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका बाह्य हिमालय, दूसरा ऑप्शन है आपका वृहद हिमालय, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका मध्य हिमालय और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको भी मैं यही लिख लेती हूँ, एक सेकेंड। दूसरा लिखेंगे ना। हाँ, दूसरा ध्यान रखेंगे, वृहद हिमालय। और चौथा आपको पता है, चौथा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। होप आपने आंसर अभी तक सोच लिया होगा कि कौन सा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय को हम शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। बाह्य हिमालय को हम
शिवालिक हिमालय शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं, और शिवालिक श्रेणियों में ही दोस्तों आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ के मध्य नहीं है? ठीक है, देखिए दोस्तों, ये नहीं है और है में हम जब एग्जाम का प्रेशर होता है हमारे हम में, तो हम उस टाइम नहीं है और है इसको ध्यान में नहीं रखते हैं, तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए आप इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें कि इसमें वास्तव में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ के मध्य स्थित नहीं है। मतलब इनमें से 3 दर्रे स्थित हैं और एक है जो वो नहीं है, और उसी को आपने बताना है। ठीक है, आपका ऑप्शन है दोस्तों, पहला लातूधुरा, दूसरा है आपका मारचयोग, तीसरा है आपका टोपीधुंगा, और चौथा है आपका शलशल दर्रा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका वह है शलशल दर्रा। लातूधुरा, मारचयोग, टोपीढुंगा, ये जो दर्रे हैं ये चमोली व पिथौरागढ़ के मध्य स्थित हैं, जबकि हम शलशल दर्रा की बात करते हैं, चमोली व तिब्बत के मध्य स्थित है। ठीक है, चमोली प्लस तिब्बत। ये था दोस्तों आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको इस प्रकार जो मैंने अभी कोशिश की है ये कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में।